दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का बिग न्यूज़ शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे यमन ने इजराइल को दिया हमले का काउंटडाउन। सऊदी अरब और कतर आखिर क्यों भिड़े? ईरान करेगा 3-4 दिन तक हमला, रिपोर्ट में दावा, इजराइल में तैयारी। आईडीएफ में फौजियों की कमी के बावजूद नई भर्ती की मुखालफत, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को मिलेगी सजा। इजराइल के निशाने पर फिर से अल जजीरा और कई इलाकों से फिर बेघर किए गए फलस्तीनी, इजराइल की बमबारी हुई तेज। तो बड़े अखबारों और बड़े सोर्सेस के हवाले से इस पूरे प्रोग्राम को हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। और सबसे पहली खबर यमन के हाउथी से जुड़ी हुई, जिनके एक बड़े लीडर ने एक मैसेज किया है और उस मैसेज में वर्टिकली लिखा हुआ है कमिंग, हॉरिजॉन्टल नहीं, ऐसे लिखा हुआ है जैसे कि मिसाइल जाती है उड़ती भी, कोई प्रोजेक्टाइल जाता है, कमिंग, हम आ रहे हैं। यानी ये कह दिया गया है कि हम हवाओं के जरिए आएंगे, एयर स्पेस के जरिए आएंगे, मिसाइल के जरिए आएंगे, ड्रोन के जरिए आएंगे। यमन के अंसारुल्लाह मूवमेंट के वाइस प्रेसिडेंट, हाउथीस जो पूरा एक मूवमेंट है उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अली अल हूती, ये नंबर 2 के लीडर हैं मोहम्मद अली अल हूती। इन्होंने ये मैसेज दिया है कि हम आ रहे हैं। कमिंग का मतलब है आ रहे हैं, यानी इजराइल के लिए एक काउंटडाउन शुरू हो गया है। बढ़ते आगे, द जेरूसलम पोस्ट, इजराइल का अखबार, वो लिखता है कि ईरान अटैक ऑन इजराइल कुड लास्ट 3 to 4 days, विल कम बाय सरप्राइज। रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया गया और खुद इजराइल का अखबार लिख रहा है कि ईरान का हमला 3 से 4 दिन तक या 3 से 4 रातों तक होगा। यानी इस बार ईरान सिर्फ एक रात में ही अपने ड्रोन्स और मिसाइल की नुमाइश नहीं करेगा। इसी वजह से वो वक्त ले रहा है, इसी वजह से वो हमला अभी तक नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर पहले दिन हमला हुआ तो हो सकता है अगले दिन इजराइल रिटेलिएट करे, या इजराइल की हिमायती फोर्सेस, यूएस समेत बाकी फोर्सेस रिटेलिएट करें। इसलिए 3 से 4 दिन हमले की प्लानिंग कर रहा है। ये इस रिपोर्ट में दावा किया गया है और ये कहा गया है कि ये बड़ा हमला होगा और अप्रैल में जो हमला हुआ था उससे ज़्यादा घातक होगा। इसमें मिसाइलें ड्रोन की बनिस्बत ज़्यादा होंगी। फिलहाल ये सारे अंदाजे हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कब होगा हमला, हमें नहीं पता। हम सिर्फ आपको हेडलाइंस और सोर्सेस के हवाले से खबर दे सकते हैं। खबर होती ही सोर्स के हवाले से है। ईरान से जुड़ी हुई एक और खबर ये है जो द जेरूसलम पोस्ट ने दी है आज 11 अगस्त में ही, और ये हिंदुस्तान में दोपहर आई कि नो फ्लाई ऑर्डर इशूड हो चुके हैं ईरान के ऊपर। ईरान के जो एयर स्पेस है उसमें नो फ्लाई ऑर्डर है। आईडीएफ ने हमास के एक बड़े कमांडर अल सूसी को मारने का दावा किया है। ये 2 खबरें मुश्तरका तौर पर द जेरूसलम पोस्ट से दी गई और ये कहा गया कि गजा में एक तरफ हमारे हमले जारी हैं, हम हमास के लीडर्स को एलिमिनेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ईरान के ऊपर नो फ्लाई जोन बना दिया गया है, नो फ्लाई ऑर्डर है, उस आसमान से नहीं गुजर सकते। लिहाजा टेंशन्स एस्केलेट हो रही हैं। ये बताया जा रहा है कि कभी भी कोई भी बड़ा हमला हो सकता है। अल कुद्स या कुद्स न्यूज़ नेटवर्क जो फ़लस्तीन का है, उन्होंने एक कार्टून शेयर किया है और इसे देखिए, समझिए। कहते हैं कि आप 10,000 लफ्ज़ बोल लीजिए, लेकिन एक तस्वीर जो बोलती है वो उन 10,000 लफ्ज़ों पर भारी होती है। कल आप सबको पता है कि गजा में कैसे फज्र की नमाज पढ़ रहे लोगों पर हमला किया गया, एक स्कूल में एयर स्ट्राइक की गई और 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, शहीद हो गए। उनमें से बहुत से नमाज ही पढ़ रहे थे। ये इस कार्टून के ज़रिए दिखाने की कोशिश की गई है कि फ़रिश्ते नमाज पढ़ रहे थे, उनमें बच्चे, बुज़ुर्ग और वो मकामी शामिल थे जो फ़लस्तीन के मालिक हैं, ज़मीनों के मालिक हैं। उनके ऊपर बाहर से आए हुए शैतानों ने मिसाइल बरसाई, जिस तरीके से बताया गया है, और उन्हें शहीद कर दिया। आईडीएफ का ये कहना है कि यहाँ पर हमास का हेडक्वार्टर था, इसलिए हमने इसे निशाना बनाया, जबकि हमास का ये कहना है कि हम यहाँ से कोई अपना हेडक्वार्टर नहीं चला रहे थे, हम यहाँ एक्टिव नहीं थे। ये सिर्फ बेगुनाह फ़लस्तीनियों को कत्ल करने की एक साजिश थी और इसे सही ठहराने के लिए हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। दुनिया भर में इवन यूएन, तुर्की और ना जाने कितने ममालिक ने, यमन ने और अरब नेशंस ने और इवन यूरोपीय यूनियन ने इजराइल के इस हमले की पुरजोर मजम्मत की है और कहा है कि ये एक जेनोसाइड जैसा है। 100 से ज़्यादा लोगों को एक साथ मार देना, जब वो नमाज पढ़ रहे हो, और इनमें बच्चे बूढ़े ज़्यादा थे जो नमाज ना भी पढ़ रहे हो तब भी हथियार नहीं उठाते, उन सबको मार देना एक वॉर क्राइम जैसा है। तो ये फरिश्तों की सीरत और सूरत में दिखाया है, पर निकले हैं उनके और वो घायल हैं और खून निकल रहा है उनके सरों से,
اور وہ نیت باندھے ہوئے ہیں. جب ان کی روحیں بھی قبض ہو گئیں، ان کی روحیں ان کے جسموں سے نکل گئیں، وہ انسان سے فرشتہ بن گئے، تب بھی ان کی نیت نہیں ٹوٹی. یہ تصویر یہ بتاتی ہے. کچھ نیوز نیٹ ورک کی ایک اور خبر یہ بتاتی ہے کہ یشوا جو ہیں یا ہریدی جو ہیں یا کٹر پنتھی یہودی جو ہیں یا دھارمک یہودی جو ہیں، جو ربی بھی کہلاتے ہیں، ان سب نے کانسکرپشن لا جو ہے، زبردستی یا انیواریہ سینا میں بھرتی ہونے کا جو رول ہے، اس سے پھر مخالفت ظاہر کی ہے، کیونکہ انہیں زبردستی بھرا جا رہا ہے، اٹھا کے بھرا جا رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں بھریں گے. اب کیا کیا ہے گورنمنٹ نے کہا کہ ہم نے لا میں تبدیلی کر کے آپ کو فوج میں بھرتی کرنے کا حکم دیا، آپ نہیں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ لوگوں کو فنڈ ملتا ہے، آپ لوگوں کو سرکاری مدد ملتی ہے، وہ کاٹ دی جائے گی. تو فی الحال یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اسرائیلی گورنمنٹ نے جو لیگل ایڈوائزر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حریدیوں کو، ان کی فیملیز کو ملنے والی فنڈنگ روک دی جائے گی. اور یہ جو ہے نا میسج سینڈ ٹو لیبر منسٹر یوو بین توزار، اور یہ وہاں کے جو لیبر منسٹر ہیں انہیں یہ میسج بھیج دیا گیا ہے کہ اب ان لوگوں کو فنڈ نہیں دیا جائے گا. ان لوگ کیا کرتے تھے؟ دن بھر کمروں میں بیٹھ کے عبادت کرتے رہتے تھے، ہلتے رہتے تھے اور کچھ پڑھتے رہتے تھے. لیکن اب وہ ان کا طریقہ ہے پڑھنے کا، اور ان کے فیملیز کو چلانے کا ذمہ تھا گورنمنٹ کے اوپر. لیکن اب وہ فنڈ انہیں نہیں ملے گا. میں نے کہا کچھ نیوز نیٹ ورک نے چھاپی ہے، ایسا تو نہیں غلط ہو، وہ کبھی غلط چھاپتے نہیں، پھر بھی تصدیق کر لینا ضروری ہے. تو دا ٹائمز آف اسرائیل میں بھی 11 اگست کو ایک خبر مل گئی. اٹارنی جنرل نے آرڈر دیا ہے کہ فنڈنگ روک دی جائے الٹرا آرتھوڈاکس اسٹوڈنٹس کی، جو لوگ ڈرافٹ آرڈر کو ڈیفائی کر رہے ہیں، یعنی کہ فوج میں بھرتی ہونے سے انکار کر رہے ہیں. بڑھتے ہیں آگے. الجزیرہ پر ایک بار پھر سے جو ہے وہ ٹیڑھی نظر پڑ گئی ہے اسرائیل کی. ویسے ان کا جو ہے پروڈکشن وغیرہ وہاں بند کر دیا گیا ہے. لیکن الجزیرہ کے اس رپورٹر کو آپ دیکھیے، یہ سب سے ججارو رپورٹرز میں سے ایک ہے، انس الشریف. ان کے خلاف اب جو ہے وہ ٹیڑھی نظر اسرائیل کی ہو گئی ہے. کہا ہے کہ یہ حماس کا بندہ ہے. تو الجزیرہ نے سیدھے وارننگ دی ہے کہ ہاتھ نہ لگا لینا، کیونکہ ابھی جلدی ہم نے دیکھا ہے کہ الجزیرہ کے اور باقی ایک دو رپورٹر ابھی جلدی مارے گئے، جن کے بیچاروں کے سر بھی نہیں ملے. اس کے بعد پوری دنیا میں جرنلسٹ، بینگ اے جرنلسٹ، مجھے بھی اس بات سے غصہ تھا کہ میری کمیونٹی کے سینکڑوں لوگ اسرائیل نے مار دیے حملوں میں. جرنلسٹ کو کہا جا رہا ہے، اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ وہ غزہ کا حال، مظلوموں کا حال، شہیدوں کی تعداد، شہیدوں کے حال اور اسرائیل کی ظلم، جہریہ جینوسائیڈ کو دنیا کو دکھا رہے ہیں. لہٰذا اسرائیل کی فورسز انہیں نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ دنیا تک غزہ کی اصلی تصویریں نہ پہنچیں اور اس کے اوپر کوئی انٹرنیشنل پریشر مینٹین نہ ہو پائے. تو فی الحال ایک پریس اسٹیٹمنٹ میں نیٹ ورک جو ہے الجزیرہ، اس نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے گہار لگائی ہے کہ اس کے جرنلسٹ کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کے جرنلسٹ کی حفاظت کے لیے اسرائیل سے مطالبہ کریں کہ ان پر حملے نہ کیے جائیں. اسموٹرچ جو فائنانس منسٹر ہے، بیزل اسموٹرچ، کٹر پنتھی، جو ابھی یہ کہہ رہا تھا کچھ دن پہلے، پچھلے ہفتے، کہ 20 لاکھ لوگوں کو اگر بھوک اور پیاس سے مار دیا جائے تو اسے جائز ٹھہرانا چاہیے. فلسطینیوں کے قتل کی بات کر رہا تھا، جس کے بعد وائٹ ہاؤس سے لے کر دنیا بھر نے سب نے مذمت کی. وائٹ ہاؤس سے آیا کہ اس کٹر پنتھی منتری کو اس کی لگام باندھ کے رکھیں، یہ اپنے جامے سے باہر جا رہا ہے. اس کی پوری طریقے سے نندا کی امریکہ نے. تو یہ اب امریکہ پر ہی پلٹوار کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ ہم امریکہ کی باتوں کا اور ان کی ڈیموکریسی کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن انہیں بھی I expect them to respect اسرائیلی ڈیموکریسی. اسرائیل کی بھی ڈیموکریسی کی ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ عزت کرے. اس کے معنی میں اسرائیل کی ڈیموکریسی ہے لوگوں کو بھوک اور پیاس سے مار دینا. یہ وہ لوگ ہیں جو ہٹلر نے نسل کشی کی تھی اس پر آج تک روتے ہیں، لیکن انہیں سب سے زیادہ سنبھلنا چاہیے تھا. لیکن یہ دوسروں کی نسل کشی کی بات کہتے ہیں اور اسے ڈیموکریسی بتاتے ہیں. تو پھر ہٹلر نے جو کیا تھا وہ بھی ڈیموکریسی ہوا اس حساب سے، اگر جو یہ ڈیموکریسی بتا رہے ہیں. یہ کٹر پنتھی اور اگروادی قسم کے منتری ہیں، اور انہی کے بنا پر نیتن یاہو کی سرکار ابھی تک ٹکی ہوئی ہے، اور انہی کی وجہ سے اب تک غزہ میں سیز فائر نہیں ہو پا رہا ہے. اور یہ امریکہ پر بفرا بھی اسی بات پر ہے کہ امریکہ سیز فائر کی بات کر رہا ہے، یہ اس کے خلاف جا رہا ہے. خیر، اسرائیل نے کچھ اور ایویکویشن تھریٹس جو ہیں وہ دی ہیں لوگوں سے، گھروں کو، مکانوں کو، شہر کو، بستیوں کو خالی کرنے کی بات کہی ہے. ان میں ایک نیا نام حماد سٹی غزہ پٹی کی ہے. حماد سٹی کو بھی خالی کرنے کی بات کی ہے. اور اس کے بعد جیسے ہی لوگ چھوڑ کر جانے لگے، جا بھی نہیں پائے تھے، 2 ریزیڈینشل ٹاورز کو اسرائیل کی فوج نے نشانہ بنا دیا. یہ کچھ نیوز نیٹ ورک آپ فوٹو دیکھ رہے تھے. اس میں ایک بوڑھی
लाचार औरत को उसका बेटा या उसका कोई भी घर का नौजवान खींच कर ले जा रहा है, वो औरत व्हील चेयर पर है, चल नहीं सकती, सड़कें उधड़ी पड़ी हैं। यही गजा का हाल है। और ये एक आप स्क्रीनशॉट देखिए, सड़कों पर लोग हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं, बुरके में हैं, इधर से उधर लोग जा रहे हैं। ये भी वही हमाद बस्ती है खान यूनिस की, जहां पर इवैक्यूएशन ऑर्डर यानी खाली करने के ऑर्डर दिए गए हैं। कुछ बिल्डिंगें सलामत हैं, दूर टेंट लगे हैं, इन सब को खाली करने के ऑर्डर इसलिए हैं क्योंकि इजराइल को यहाँ हमला करना है और इजराइल यहाँ पर हमला करना भी चाहता है। एक और स्क्रीनशॉट आप देखेंगे, ये भी कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने दिया है कि आज मस्जिद अल अक्सा में फिर से ये रब्बी कट्टरपंथी यहूदी घुस गए, जबकि इनको वहाँ पर जाना मना है। अल अक्सा के कोर्टयार्ड में ये लोग पहुँचे हैं और वहाँ पर इन्होंने बेअदबी भी की है। कुछ अपने मजहबी जो तरीके हैं, उसके रस्म व रिवाज हैं, उसके हिसाब से इन्होंने वहाँ कुछ पूजा वगैरह की है। अल अक्सा मस्जिद में इस जगह पर इनका आना मना है अंदर, लेकिन फिर भी ये तमाम रूल्स को तोड़कर अंदर आते हैं। इसी के लिए ये मशहूर हैं और इजरायली पुलिस इनका कुछ नहीं करती है। लेकिन फ़लस्तीनी नमाज पढ़ने के लिए पहुंच जाएंगे तो तस्वीरें आपके सामने आ ही जाती हैं। फिलहाल ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं हो रहा, सपोर्ट हो रहा है। अम्मान जो जॉर्डन की दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, वहाँ पर आम लोग खड़े हुए इजराइल की एम्बेसी के सामने उन्होंने नारे लगाए, झंडे। दिल्ली में मैंने दिखाया था, मेरे कुछ जानने वालों ने निकाला था, 10 लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला था, धारा 144 लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों को डिटेन कर लिया गया। दिल्ली में नहीं निकाल सकते आप, हिंदुस्तान में नहीं निकाल सकते, तो अम्मान में जो निकालने हैं उन्हें कम करके मत आकिए। उनकी हुकूमत, उनका राजा इजराइल के साथ दोस्ती निभा रहा है, ईरान की मिसाइलों को मार के गिराने की बात करता है अगर वो इजराइल पर हमला करने जाएंगी, लेकिन वहाँ की आवाम निकलती है सड़कों पर पुलिस की डिटेंशन की किसी भी परवाह को नज़रअंदाज करके और इजराइल की एम्बेसी के सामने जालिमों अपनी जंग बंद करो, ये सब नारे लगाती है, गजा फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे लगाती है। तो इन लोगों की हिम्मतों को कम मत समझिएगा। फ़िलहाल जो खबरें मैंने आपको दी हैं उन्हें भी कम मत समझिएगा। मुझे लगता है कम वक्त में मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा खबरें बिग न्यूज़ शो में देने की कोशिश की। आज संडे को ये शो लेकर आया कि सिर्फ संडे को ही आएगा, क्योंकि रात 10 बजे का शो दुनिया भर की खबरें आज नहीं आता, एक दिन का रेस्ट होता है। माजरत चाहूँगा, वो शो मंडे से सैटरडे तक है। ये QR कोड आप देख रहे थे, शुरू में भी देखा होगा, ये हमारी टीम को सपोर्ट करने के लिए है। अगर आप करना चाहें तो खुश रहिए, सलामत रहिए।